Hi and welcome to this new video. In the last video, we had done introduction of the lesson. The name of the lesson is working of the Constitution. मतलब संविधान का जो काम है उसके बारे में हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है. In the last lesson, we had discussed about the characteristics of the Constitution, how the Constitution is bigger in the world as compared to the other countries, how much time taken to complete the constitution, who was the chairperson of drafting committee, how he studied the constitution of different countries for drafting our constitutional. ये सारी जानकारी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ली है कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर देन 57 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके उनमें से जो अच्छी चीज़ें थी, जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरी थी, हमारे भारत की जनता के लिए हितकारक थी, ऐसी चीज़ों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया. इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने नियर अबाउट 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का वक्त लेकर पूरी सारी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया और हमारे राष्ट्रपति के तरफ हाथ सुपुर्द किया था 26 नवंबर 1949 को. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से हमारा जो गवर्निंग का सिस्टम है वो रन होना शुरू हुआ था, जिसको हम एज ए रिपब्लिक डे हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किस तरीके से एक प्राइम इंफॉर्मेशन. मगर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क को अगर आपको समझना है तो इस लेसन को हमको 3 हिस्सों में समझना पड़ेगा. एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस और तीसरा है जुडिशियरी. तो आज के वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. पहला पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी. अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है? पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब देखिए, किसी भी देश को जब इंडिपेंडेंस मिलता है या किसी भी देश में जब गवर्नमेंट आती है इंडिपेंडेंस के बाद, तो सारे की सारी जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती. लोगों को एक साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम लोग. हमारे यहाँ पर भी वैसे ही है. हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या कि प्रतिनिधित्व स्वरूप की पूरी देश की जनता डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती. इस वजह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हम उनको इलेक्ट करके लोकसभा विधानसभा में भेजते हैं और वो हमारे लिए वहाँ पर वर्क करते हैं. और इस तरीके से इनडायरेक्टली क्यों ना हो, भारत की जनता को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का अगर मीनिंग लिया तो लोगों को समझना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, किस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के जो मेंबर्स को चुन के दे रहे हैं वो उस हिसाब के होने चाहिए कि आगे चलकर उनके हित के लिए वो पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए. और ये सारी जानकारी जब जनता को आती है, समझ में आती है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं और डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी. पॉलिटिकल मैच्योरिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं. हमारे यहाँ तो होता है. आज हम लोग देख रहे हैं कि आज नियर अबाउट 74 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और सभी जनता को समझता है कि हम जो कैंडिडेट इलेक्ट करके दे रहे हैं वो हमारे लिए हितकारक है या नहीं, या वो उस पोस्ट के मतलब लायबल है या नहीं. ऐसी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको इलेक्ट करते हैं. सो दिस इज द पॉलिटिकल मैच्योरिटी. देन राइट टू वोट. राइट टू वोट का मीनिंग होता है मतदानाचा अधिकार, जिसको मतदानाचा अधिकार बोल सकते हैं हम लोग मराठी में. देखिए, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये कुछ जो उस समय के जो मैंने जैसे बताया कि स्टेट्स थे, उस समय पे राइट टू वोट नहीं था. बहुत जगह पर ये रिस्ट्रिक्टेड था. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये रिस्ट्रिक्शन कैंसिल किया गया और 21 ईयर एज जिसका भी कंप्लीट होगा वो इंडिया के जब भी वोटिंग होती है उसमें वो एज ए वोटर वोट डाल सकता है. ये एज जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने उन्होंने ये रिड्यूस करके 18 ईयर तक लेके आ गए. जो भी एडल्ट पर्सन है इंडिया का, मेल हो या फीमेल हो, वो वोटिंग कर सकता है. पहले 21 ईयर्स थी, अब ये 18 ईयर की एज हो चुकी है. अब ये हमारा एक अधिकार है. इसी के चलते तो डेमोक्रेसी चल रही है. अगर आप किसी गवर्नमेंट को चुन के दे रहे हो और वो गवर्नमेंट या वो पॉलिटिकल पार्टी आपके हित के लिए कुछ नहीं कर रही है, पॉलिसीज नहीं चला रही है, तो आने वाले इलेक्शंस में आप उसको दिखा सकते हो कि क्या है, आपके दिल में क्या है. आप जनता ने आपको चांस दिया था मगर आपने वो पूरी तरीके से गवा दिया. दिस इज द राइट
इज इन द डेमोक्रेसी, राइट टू वोट। और इसके चलते फ्री इलेक्शंस होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का और एक अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो वो फ्री इलेक्शन। बाकी देशों के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें इलेक्शंस इतने फ्री नहीं होते। अगर हम लोग अमेरिका का एग्जांपल ले तो अमेरिका में शायद मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उस तरीके से अमेरिका में होते होंगे। हमारे यहाँ पे फ्री इलेक्शंस होते हैं, कोई भी किसी भी डर का माहौल नहीं होता है, और इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को आईना दिखाते हैं कि देखिए लास्ट इलेक्शंस में हमने आपको चुन के दिया था, मगर आप लोगों ने हमारे हित से कुछ भी काम नहीं किया, इस वजह से हमने आपको चेंज कर दिया। देखिए आप अभी देख रहे हैं 1914 में हमने बीजेपी को चुन के दिया था, लोगों को उनका काम पसंद आया। अगेन 2019 में हम लोगों ने उनको फिर से चुन कर दिया है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अगर काम अच्छे से करती है तो हम उनको फिर से चुन कर देते हैं। दिस इज द राइट टू वोट। अगर हमारे पास राइट टू वोट ना होता तो क्या होता? मुनाफी होती, राजेशाही होती, हमारे ऊपर उनका एक प्रकार से प्रेशर होता, हमारे पास राइट ही नहीं है, हम उनको कैसे निकालेंगे उनकी सत्ता से। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट टू वोट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है राइट टू। इसके चलते हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल वे पे। देखिए दुनिया में सेकंड नंबर के पॉपुलेटेड कंट्री में इंडिया का नाम लिया जाता है, तो ऑब्वियसली वोटर भी ज़्यादा होंगे एज 18 ईयर करने की वजह से। तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव ही वोटर नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव वोटर्स है। इस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी केयर लेनी होती है। अगर यूथ की केयर पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेगी तो अगले इलेक्शन में 101% उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। ये सब पॉसिबल होता है राइट टू वोट की वजह से। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। एक ही हाथ में सत्ता ना होकर सत्ता को लास्ट लेवल तक बांट दिया जाए। पहले ऐसा हुआ करता था कि दो ही सत्ता हुआ करती थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की। तो इन दोनों के पास ही सत्ता हुआ करती थी, बाकी लोगों को इन्वॉल्व होने का चांस नहीं था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा भाग है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में मेंशन किया है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीज़ दिखाई है कि आने वाले वक्त में आपको पंचायत राज लाना है, बट उस समय की कंडीशन के हिसाब से शायद वो उस समय नहीं लागू हुआ और सत्ता सिर्फ दो ही हिस्सों में थी। और इसका एक ड्रॉबैक ऐसा है, अगर सेंट्रलाइज अगर हो जाती है डेमोक्रेसी तो उसका पावर का मिसयूज हो सकता है। इस वजह से अगर पावर को डिसेंट्रलाइजेशन कर दो आप तो क्या होगा, वो पावर बढ़ जाएगी, सभी को थोड़ी छोटे हिस्सों में मतलब पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा और कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा। और इसके तहत 1992 के बाद पावर्स का मतलब डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना होता है, मतलब चेंज इसको हम बोलते हैं। 73 एंड 74 ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये जो सत्ता जो पहले दो ही हिस्सों में बटी हुई थी इसको डिवाइड करके पंचायत राज लाया गया। उसके बाद जिला परिषद, देन पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी लोकल सेल्फ बॉडीज को भी कहीं ना कहीं अधिकार मिला है, उस पावर का मतलब डिवाइडेशन हुआ है। और लोगों को अभी ऐसा लगने लगा कि नहीं, हम जैसे पंचायत समिति का वर्क है तो आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से वर्क करोगे क्या? नहीं, आपका काम यही होगा क्योंकि वो पावर पंचायत समिति के पास है, जिला परिषद के पास है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उससे लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति, लोकशाही के प्रति विश्वास बढ़ा है। एंड दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एंड द फोर्थ वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005। ये जो एक्ट है ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था, बना था। उस समय पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्ट को पास किया था। इस एक्ट का एक ही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट के जो वर्किंग सिस्टम है, वर्किंग का जो तरीका है वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसके लिए RTI का उन्होंने ये एक्ट पास किया था। मतलब इसके पहले अगर आप गवर्नमेंट को किसी काम के बारे में पूछ रहे हैं तो वो सीक्रेट बता के वहाँ से निकल जाते थे, नहीं ये सीक्रेट चीज़ें हैं, हम आपको शेयर नहीं कर सकते। मगर RTI के तहत अभी आप गवर्नमेंट के कामों का जायजा ले सकते हो, एक प्रकार से उसके ऊपर वॉच रख सकते हो कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है। हाँ, कंडीशन एक है
जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो गवर्नमेंट से, वो इंफॉर्मेशन से आपका रिलेशन होना चाहिए। अदरवाइज आप कुछ भी मांगोगे गवर्नमेंट आपको कुछ भी देगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अगर ऐसे पूछ रहे हो कि अभी अगर अगर वार होने वाला है किसी कंट्री के साथ, इंडिया का वार होने वाला है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, या आप पूछोगे क्या डिफेंस को, नहीं, और वो आपको बताएगा भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको शेयर नहीं की जाएगी। बट अगर आपसे संबंधित, अगर किसी ऑफिस में आपका कोई काम चल रहा है, आपने बहुत दिन पहले उसको अप्लाई किया है, बट वहाँ के जो वर्किंग सिस्टम जो है आपको निगलेक्ट कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, आपके काम की स्टेटस आपको देखना है, तो आरटीए का एक फॉर्म फिलअप करके टिकट लगा कर आप अगर उसको सेंड करते हो, तो आपको वो अधिकारियों को, उस ऑफिस को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पर एक प्रकार से वॉच आता है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग ही वही है कि गवर्नमेंट आपको आंसरेबल है, जो भी ऑफिस है आपको आंसरेबल है, उनको आपको आंसर देना पड़ेगा, और इस तरीके से डेमोक्रेसी सक्सेस होती है। सो दिस आर द सम पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है, राइट टू वोट का मीनिंग क्या है, उसके फायदे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, उसके फायदे क्या है, आरटीआर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम किस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर वॉच रख सकते हैं, हमारे अधिकारों का किस तरीके से हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, और हमारे गवर्नमेंट की जो वर्किंग सिस्टम है उसको किस तरीके से वॉच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। अभी नेक्स्ट वीडियो में सोशल जस्टिस एंड जुडिशरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।